आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे नासा की गवाही, पानी मचाएगा तबाही की। जी हां, विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह दावा किया है कि 9 साल बाद एक ऐसी तबाही आएगी जिसमें पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। जैसा कि आजकल देखने को भी मिल रहा है कि दुनिया भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। गर्मी, सर्दी, बारिश, बर्फबारी, हर तरह के मौसम में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही चक्रवाती तूफानों की संख्या पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। यही नहीं, बाढ़ के हालात भी क्या है, किसी से छिपे नहीं है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। समुद्री जलस्तर और हाई टाइड जैसी घटनाएं चांद से जुड़ी होती है। अब नासा के वैज्ञानिकों ने ये बड़ी भविष्यवाणी की है। नासा ने अपने एक अध्ययन में दावा किया कि मौसम में बदलाव की वजह चांद भी हो सकता है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2030 में, यानी कि अब से 9 साल बाद, जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते समुद्र के जल स्तर के साथ चांद अपनी कक्षा से डगमगाने लगेगा, जिससे धरती पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि इससे बचने के लिए दुनिया भर की सरकारों को योजनाएं बनानी होंगी। ऐसे कई अहम बुनियादी सवाल उठते हैं कि अगर नासा की ये भविष्यवाणी सच होती है तो क्या हम विनाशकारी बाढ़ से लड़ने के लिए तैयार हैं? समुद्री इलाके पर बसे शहर क्या इस विनाशकारी बाढ़ को झेल पाएंगे? हम कब अपने पर्यावरण के बारे में सोचना शुरू करेंगे? आज इन्हीं कुछ सवालों पर करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या है ये भविष्यवाणी और कितना गंभीर है ये मामला, जरा देखिए। नासा की भविष्यवाणी, 9 साल बाद चांद पर होगी हलचल, धरती पर आएगी विनाशकारी बाढ़। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती पर तेजी से मौसम में बदलाव आ रहा है। कहीं चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ गई है तो कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वहीं कहीं लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं तो कहीं बाढ़ से बुरे हाल है। इन सभी के बीच अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने एक अध्ययन में दावा किया है कि मौसम में बदलाव की वजह चांद भी हो सकता है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2030 में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते समुद्र के जल स्तर के साथ चांद अपनी कक्षा में डगमगाएगा, जिससे धरती पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। नासा का यह अध्ययन क्लाइमेट चेंज पर आधारित जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में चांद पर हलचल के चलते धरती पर आने वाली बाढ़ को उपद्रवी बाढ़ कहा गया है। इस तरह की बाढ़ तटीय इलाकों में आती है, जहां समुद्रों की लहरें रोजाना की औसत ऊंचाई के मुकाबले 2 फीट ऊंची उठती हैं। घर और सड़क सब जलमग्न हो जाते हैं और लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है। नासा के अध्ययन के मुताबिक साल 2030 के दशक के मध्य तक उपद्रवी बाढ़ की स्थिति लगातार बढ़ती रहेगी और अचानक ये अनियमित हो जाएगी। अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिकी तटीय इलाकों में समुद्र की लहरें अपनी सामान्य ऊंचाई के मुकाबले 3 से 4 फीट ऊंची उठेंगी और ये सिलसिला 1 दशक तक जारी रहेगा। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि बाढ़ की स्थिति पूरे साल में नियमित तौर पर नहीं रहेगी, सिर्फ कुछ महीनों के दरमियान ये पूरी स्थिति बनेगी। इससे इसका खतरा और बढ़ जाएगा। नासा ने कहा है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बार बार बाढ़ आने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और ये मुश्किलें आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी। नासा का कहना है कि अपनी कक्षा में चांद की जगह बदलने से गुरुत्वीय खिंचाव, बढ़ता समुद्री जल स्तर और जलवायु परिवर्तन के एक साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा करेंगे, जिसके चलते भारी तबाही आ सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में असिस्टेंट प्रोफेसर और अध्ययन के मुख्य लेखक फिल थॉम्सन ने पृथ्वी पर चांद के असर के चलते हुए बाढ़ आने के बारे में कहा है। चांद जब अपनी कक्षा में डगमगाता है तो इसे पूरा होने में 18.6 साल का वक्त लगता है, लेकिन पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ते समुद्री जल स्तर के साथ मिलकर यह खतरनाक हो जाता है। थॉम्सन ने कहा है कि अगर एक महीने में 10 या 12 बार बाढ़ आएगी तो जिंदगी थम जाएगी, लोगों का कामकाज रुक जाएगा या लोगों से उनकी नौकरियां छिन जाएंगी। बार बार बाढ़ आने से कई बीमारियां बढ़ेंगी। नासा की स्टडी के मुताबिक चांद समुद्री लहरों पर असर डालता है। नासा ने कहा है कि अभी तो जांच, खिंचाव और दबाव संतुलन बनाए हुए है, लेकिन अगर चांद ने थोड़ी सी भी जगह बदली तो दुनिया में बड़ी समस्या आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा देती हूँ मेहमानों का। पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर CM नौटियाल हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। JP विश्वकर्मा मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ सर। चर्चा की शुरुआत नौटियाल साहब आपके साथ करना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप नासा की इस भविष्यवाणी पर? नासा ने जो भविष्यवाणी की है, आपने इसमें ध्यान दिया होगा, उन्होंने वर्ष 2030 की बात की है और एक विशेष कारण है कि वर्ष 2030 को ऐसा माना जा रहा है। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो भारतीय मूल के हैं, इन वैज्ञानिक ने ये कहा था कि 1930 तक पृथ्वी पर तापमान अब की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम सब जानते हैं आजकल लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज केवल ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग भी उसका एक हिस्सा है। तो इन्होंने जो कहा था, प्रोफेसर वी रामनाथन ने, उन्होंने 18 में ये प्रेडिक्शन की थी कि 1.5 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है 1930 तक, 2030 तक। और इसीलिए बार बार जो इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, उसमें संदर्भ का जो वर्ष कहा गया है उसे 2030 कहा गया है। इनका कहना यह है कि 2030 तक पृथ्वी का तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके साथ साथ में जो हमारा चंद्रमा है, इस चंद्रमा के आकर्षण के कारण और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थितियों के कारण जो हमारे समुद्र का जल है, ये हम जानते हैं कि चंद्रमा उसे आकर्षित करता है और इसीलिए ज्वार भाटा या लो टाइड्स और टाइड्स आते हैं। तो इसके कारण से पानी का तल ऊपर उठेगा, लेकिन पानी के तल के ऊपर उठने का एक कारण क्लाइमेट चेंज या जलवायु का परिवर्तन है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी सम्मिलित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ष 2030 तक एक और चंद्रमा जो अपने लगभग 18.5 वर्ष की एक वॉबलिंग का साइकिल है, इसके डगमगाने का साइकिल है, उसमें रहता है। तो वो 9 वर्ष तक उसका उल्टा प्रभाव होता है, 9 वर्ष तक उसका उल्टा प्रभाव होता है। तो अब से लेके 2030 तक, यानी जो लगभग 9 वर्ष हैं, इनमें वो ज्यादा इस पानी को आकर्षित करेगा पास हो जाने की वजह से, और इसलिए समुद्र का तल ऊपर उठ जाएगा। इसके साथ साथ में 2030 तक आशंका है कि पृथ्वी का तापमान भी लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से भी समुद्र का तल बढ़ेगा और ये दोनों चीजें मिलकर ये आशंका पैदा कर रही हैं कि जो समुद्र का जल है वो अपने स्तर से कई फीट ऊपर तक जा सकता है। तो ये डर लोगों के मन में है। ठीक है, हमारे साथ JP विश्वकर्मा भी मौजूद है। विश्वकर्मा साहब, सबसे पहले आपका भी मैं फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी नासा की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई है उस पर, और क्या वाकई में 2030 में जल प्रलय आने वाली है? जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके कारण ग्लेशियर बढ़ेंगे, जिसके कारण समुद्र तल से पानी ऊपर आएगा और पूरा का पूरा जो भविष्यवाणी है लगभग सही बैठेगी। जी, अगर ऐसा हुआ तो चारों तरफ जबरदस्त तबाही होगी सर, पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी, वजूद खतरे में पड़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण में वृक्षों की कटाई, अंधाधुंध खनन, इसका भी एक मुख्य कारण रहेगा। और पृथ्वी का जो एक्सेल है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, इसके कारण भूचाल आने की लगभग संभावनाएं ही हैं। जी, ऐसे में विश्वकर्मा जी, जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कौन कौन से वो महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो इसके पीछे जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, जिन पर अभी से हमें काम करने की आवश्यकता नजर आनी चाहिए? जी, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण और जो पॉल्यूशन, इस सब पर नियंत्रण करना जरूरी है। और जो खनन, जहां देखो वहां खनन कर देते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पृथ्वी का कोई एक्सेल डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, नौटियाल साहब आपके पास आते हुए, आखिर पृथ्वी को इस तबाही से कैसे बचाया जा सकता है? 9 साल का समय बहुत कम होता है, लेकिन अभी से हमें क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है जो इंस्टेंटली होने चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। पहली तो ये है कि ये जो 18.6 वर्ष का जो वॉबलिंग का साइकिल है,
या चंद्रमा की ऑर्बिट के डगमगाने का साइकिल है, लेकिन ये एक प्राकृतिक घटना है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इसके बारे में ज्यादा हम परेशान होकर भी कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन जो इसका दूसरा अंश है वो अंश ये है कि पृथ्वी का तापमान जो लगातार बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए तापमान को हम किस तरह से रोक सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ये वो चीज है जो हमारे नियंत्रण में है और इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि डीजल के उपयोग को तो निश्चित रूप से कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले में डीजल से कहीं ज्यादा मात्रा में कार्बन हमारे वातावरण में पहुंचता है। एक बात तो ये है। इसके अलावा जब हम कोयले को जलाते हैं, हम जानते हैं कि चाहे भारत हो चाहे चीन हो, इन सभी जगह पर जब बिजली बनाई जाती है तो अधिकतर जो हमारे पावर के रिएक्टर्स हैं वो कोयले को जलाकर ऊष्मा पैदा करते हैं, उससे भाप बनती है, उससे फिर हम बिजली बनाते हैं। यानी हम जितनी ज्यादा बिजली खर्च करेंगे हम उतनी ज्यादा बिजली बनाएंगे, हम जितनी ज्यादा बिजली बनाएंगे हमें उतना ज्यादा कोयला जलाना होगा। और जो ब्लूमबर्ग और दूसरी एजेंसीज की रिपोर्ट है उनके अनुसार हम अगले आने वाले वर्षों में शायद भारत में भी और चीन में भी कोयला जितना अभी खर्च हो रहा है इसके कम होने की कोई संभावना नहीं लगती, बल्कि चीन के बारे में अनुमान है कि हो सकता है वहां पर ज्यादा कोयला जलाना आरंभ हो जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ इसके इकोनॉमिक कारण हैं, कुछ उपलब्धि है। ये दोनों देश ऐसे हैं जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता इन्हें है। और अभी भी ये माना जा सकता है कि जितनी ज्यादा बिजली या जितनी ज्यादा ऊर्जा कोई देश खर्च करता है वो उतना ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। जी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के जो देश हैं, इन्होंने इतना ज्यादा विकास ऑलरेडी कर लिया है कि इनको उतनी ज्यादा बिजली उस चीज पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश में नई फैक्ट्री लग रही हैं, जी, वन भी काटे जा रहे हैं। यद्यपि ओवरऑल हम देखें तो हमारा जो वनाच्छादित क्षेत्र है भारत में वो हल्का सा बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन इसके बाद भी ये बात सही है कि ज्यादा कोयला जलने के कारण वातावरण में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, इसी तरह से मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है वो ग्रीन हाउस है। और इन सब के कारण से हमारी पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है और अभी तक का अनुमान था कि शायद हर 10 साल में ये आधा डिग्री के आसपास बढ़ेगा। लेकिन अभी जिस गति से हम कोयले को जला रहे हैं, जिस गति से हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगले आने वाले 9-10 वर्षों तक तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसे में उत्पन्न होने वाली होगी, अभी से इस पर चिंता करने की, मंथन करने की आवश्यकता नजर आ रही है। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा सर कि आखिरकार अब नहीं तो कब, आखिरकार हम लोग अपने पर्यावरण के बारे में कब सोचना शुरू करेंगे? कौन सा वो शुभ मुहूर्त होगा? आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। कहा जाता है कि जो अच्छा काम है उसके लिए देर क्यों, जितना जल्दी उसको हम आरंभ कर सके। और ऐसा नहीं है, आप देखिए अगर हमारे भारत देश में भी अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने जो सौर ऊर्जा है उसको बहुत प्रमोट करने का प्रयास किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो उस पर सब्सिडी देते हैं। हाँ। केंद्र सरकार भी लगभग 30% की सब्सिडी देती है अगर हम सोलर पैनल्स लगाते हैं। तो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं और आपने देखा होगा जितने भी प्रमुख शहर हैं हमारे देश के, वहां पे सोलर पैनल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रीज में सोलर पैनल्स लगा रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि शुरुआत तो हम लोग कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि हमने सीएनजी का उपयोग शुरू कर दिया है। पेट्रोल के स्थान पर दिल्ली जैसे शहरों में तो अब सीएनजी का ही उपयोग होता है और इसका प्रभाव ये पड़ता है क्योंकि इसमें लगभग मीथेन होती है। तो इससे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह के चीजें जाती, उनकी मात्रा बहुत कम हुई है। और आज के दिल्ली में और 10-15 साल पुराने दिल्ली में आपको बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। तो शुरुआत हमने ये भी की है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी अब धीरे धीरे बैटरी से चलने वाली कार्स को प्रमोट किया जा रहा है। जी। कुछ बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जैसे टेस्ला है, इन्होंने तो अब दूसरी तरह की गाड़ियों को बनाना बंद कर दिया है। पेट्रोल या डीजल से अब गाड़ियां वहां नहीं चलेंगी, वो जो बनाएंगे वो बैटरी से चलेंगी। लेकिन इसके साथ में कुछ जुड़ी हुई समस्याएं कुछ और हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। उदाहरण के लिए अगर हम बैटरीज का उपयोग करेंगे और ये बैटरीज की संख्या अगर 10 गुनी हो जाती है, तो हमें एक निश्चित पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इन बैटरीज का डिस्पोजल हम किस तरह से करेंगे। अगर हर घर में सोलर पैनल लग जाएंगे तो आज से
20 साल बाद जब उन सोलर पैनल्स की लाइफ समाप्त हो जाएगी तो उन सोलर पैनल्स का डिस्पोजल हम कैसे करेंगे। कुछ सोलर पैनल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे भी कुछ तत्व होते हैं जो विषाक्त होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम इम्प्योरिटी के रूप में सिलिकॉन के अंदर कुछ और तत्व डालते हैं। तो इन तत्वों के कारण पोल्यूशन ना हो, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इन सोलर पैनल्स को हम किस तरह से डिस्पोज करेंगे, इसके बारे में हमें एक बहुत अच्छी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए बायबैक की पॉलिसी हो सकती है कि अगर आप सोलर पैनल्स को वापस कंपनी को देते हैं तो आपके नए सोलर पैनल्स पर आपको मान लिया कि 10% या 5% का रिबेट मिलेगा। ठीक है, इस तरह तमाम सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आऊंगी सर आपके पास। हमारे साथ जेपी विश्वकर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक है। विश्वकर्मा जी, अगर वाकई में नासा की भविष्यवाणी सच हो जाती है तो क्या हम विनाशकारी बाढ़ से लड़ने के लिए तैयार हैं? जी, इसको रोका जा सकता है। आपका पर्यावरण में पेड़ पौधे लगा करके, और जैसा कि साहब ने बताया है कि बैटरी से चलने वाली कार वगैरह, ये सब उपाय अपन देख सकते हैं जिससे अपन इससे लड़ सकते हैं। जी नौटियाल साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? आर वी रेडी टू फेस दैट? हम विनाशकारी बाढ़ से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं? ओके, let us put it like this, we are not yet fully ready, लेकिन ये संभावना का अब हमें पता चल गया है। और जैसा मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये समझौते हुए हैं कि हम अपना जो कार्बन इमिशन या कार्बन के उत्सर्जन का जो दर है उसको हम लगातार कम करेंगे। हम जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, चाहे सोलर हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, चाहे न्यूक्लियर हो, लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो उससे नुकसान होंगे। इसके बिल्कुल उल्टी बात मैं आपसे कहूंगा कि जितनी पर्यावरण के प्रति फ्रेंडली न्यूक्लियर एनर्जी है उतनी कोई दूसरी एनर्जी नहीं है। क्योंकि अगर हम एक थर्मल पावर रिएक्टर्स में कोयले को जलाते हैं तो एक दिन के बाद उससे इतनी ज्यादा राख या ऐश बनती है जो आसपास के गांवों तक भी एक ऐश के रूप में फैल जाती है, जिसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। लेकिन अगर हम पूरे दिन उतनी ही ऊर्जा बनाने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाएंगे तो शाम तक जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बचेगा वो मुश्किल से 1 इंच के बराबर साइज का होगा। इसका मतलब उसका अगर हम डिस्पोजल अच्छी तरह से कर देंगे तो वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले 11,200 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट्स हमारे देश में लगाए गए थे और भी देशों के साथ भारत के संपर्क हुए हैं और एग्रीमेंट्स हुए हैं। उन देशों से भी हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी एक बहुत बड़ा स्रोत है जिसमें एक बार आप अगर फैक्ट्री को लगा देते हैं, यानी फैक्ट्री से मेरा आशय है कि विंड एनर्जी के प्लांट को लगा देते हैं तो उसके बाद उसके कारण से कोई प्रदूषण वातावरण का नहीं होता। पर मैं इस गलतफहमी को भी दूर कर दूं। कई बार हम लोग ये इंप्रेशन देते हैं कि अगर हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं तो इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ। हम लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम विंड एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं तो इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ। अगर हम बैटरी का उपयोग कर रहे हैं तो कोई प्रदूषण नहीं हुआ। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि जिस समय हमने विंड एनर्जी को बनाने वाले प्लांट के पंखों को बनाया था, उस स्टील के या दूसरे मिश्र धातु के पंखों को बनाने में हम ऊर्जा खर्च कर चुके हैं और वो ऊर्जा शायद कोयले को जलाने से ही बनी थी। जो सीमेंट हमने बनाया था, उस सीमेंट को बनाने में जब हमने फैक्ट्री में कोयले को जलाया था, टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को बहुत आगे पाते हैं, लेकिन समुद्री किनारे जो शहर बसे हुए हैं, जब ये विनाशकारी बाढ़ आएगी तो क्या वो शहर झेल सकेंगे इस बाढ़ को? देखिए, अब से 9 साल के बाद स्थिति क्या होगी, जैसा मैंने कहा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल या जियोग्राफिकल जो स्थिति है पृथ्वी की, चंद्रमा की और सूर्य की, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन जहां तक हमारी तैयारी की बात है, हम इस 1.5 डिग्री का जो आशंकित तापमान की वृद्धि है, अगर हम इसको कम करेंगे तो हम इस स्थिति से लड़ने के लिए कहीं ज्यादा सफल होंगे, कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। तो हमें किसी भी तरह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना होगा, हमें डीजल के और पेट्रोल के उपयोग को कम करना होगा। जैसा विश्वकर्मा जी ने बहुत अच्छी बात अभी कही, उन्होंने कहा वृक्षारोपण हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर वृक्ष बढ़ेंगे
बिल्कुल। अगर हम लकड़ी को भी नहीं जलाएंगे तो हम वातावरण में कम कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे होंगे। ठीक तो है। ये कुछ तरीके हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग करना, ठीक कोयले है। को न जलाना, हाँ, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं भेजना। ठीक है। इनसे हम उसका मुकाबला करेंगे। और मेरा विश्वास है अभी तक भी हमने सब तरह के प्रयास किए हैं। हमने 100 वाट के बल्ब के बदले हम 7 या 8 या 10 वाट के एलईडी ले आए हैं। हम 36 वाट की ट्यूबलाइट ले आए हैं। तो अब यानी उनसे काफी एक कदम तिहाई उठा बिजली लिए या गए एक हैं, बटा कुछ और 10 कदम बिजली उठाने खर्च की होती है। आवश्यकता है। तो हम ठीक है, जेपी विश्वकर्मा जी, निश्चित रूप आपका से- मैं फाइनल निश्चित कमेंट रूप अब इस से, पर चाहूंगी। क्या कहेंगे आप सर जाते जाते? आखिरकार अब वो वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया के तमाम देशों को, तमाम सरकारों को अब इस तरफ और ज्यादा महत्वता के साथ और ज्यादा गौर के साथ सोचना होगा और कड़े कदम उठाने होंगे। जी जी कि अगर नोटियाल आप साहब, चाहें, अगर मैं एक दो बात जोड़ना नोटियाल साहब, चाहूंगा। आपका मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि अब वो समय आ चुका है कि अब पूरी दुनिया को, तमाम सरकारों को इस तरफ सीरियसली सोचना होगा, एक्शन लेना होगा। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। हमें पेट्रोल का, डीजल का, कोयले का, इन सारी चीजों के उपयोग को कम करना पड़ेगा। हमें अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको सुधारना होगा ताकि हर आदमी अपनी कार या अपने स्कूटर या अपनी मोटर बाइक से ऑफिस न जाए, वो एक किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करे, बहुत important जिससे है। हम वातावरण के प्रदूषण को कम करेंगे। एग्जैक्टली। जी, हम पेड़ पौधों को लगाएं, हम गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें, बिल्कुल। हम अपने देश में और न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएं, हम सोलर पैनल्स को प्रमोट करें, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, छोटे बांध बनाकर, बड़े बांध बनाकर नहीं, छोटे छोटे बांध बनाकर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रमोट करें, हम विंड एनर्जी को प्रमोट करें। और ये सब अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से वातावरण में जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम होगी और वातावरण का तापमान नहीं बढ़ेगा। और इस जो आशंकित, जिसकी आपने अभी इतनी अच्छे से चर्चा की, ये जो हमारा डर है कि जो हमारे समुद्र का तल बढ़ जाएगा और जी। जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहां पर आप जानते हैं कि बहुत सारे विकसित जो हमारे नगर हैं पूरी दुनिया में वो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, चाहे Exactly. मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे चेन्नई हो। इनका जो मैरूनिंग है पानी के द्वारा, जो इनका डूबना है, उस आशंका को हम तो दूर चांद की करेंगे। वजह से तो जो होगा हमें नहीं वातावरण होगा की, उसे तो हम इस कंट्रोल पर्यावरण नहीं की कर रक्षा सकते। कम से कम हम इंसान अपने स्तर पर अपनी कोशिशों के जरिए इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने की जरूर सोच सकते हैं, उस तरफ जरूर काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीएम नौटियाल, पूर्व वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। जेपी विश्वकर्मा, मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। चलिए, इसी के साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।